नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आधुनिक विश्व का इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये दोनों ही कितने महत्वपूर्ण हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही बेहद ज़रूरी विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं। यह है इग्नू के सिलेबस से यूनिट 16, 20वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता। यानी इंटरनेशनल राइवलरीज ऑफ 20th सेंचुरी। हाँ, ये यूनिट बहुत अहम है। ये न सिर्फ सिलेबस का एक अहम हिस्सा है, बल्कि ये समझने में भी मदद करती है कि आज जो दुनिया हम देख रहे हैं वो वैसी क्यों बनी, उसकी जड़ें कहाँ हैं। सही कहा। और उम्मीद है कि इस चर्चा के अंत तक श्रोता 20वीं सदी की जो मुख्य घटनाएं थीं, जो विचारधाराओं का टकराव था, कैसे पावर बैलेंस बदला और उसका दुनिया पर क्या असर हुआ, इन सब को गहराई से समझ पाएंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हर पहलू को परत दर परत खोलें, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलेंगे। मतलब पहले परिचय, फिर शीत युद्ध, परमाणु हथियारों की दौड़, विश्व उपनिवेशीकरण और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और फिर सदी का अंत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत। हाँ, और आखिर में सारांश और अभ्यास प्रश्नों पर भी एक नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है इस यूनिट का एक ऐसा विश्लेषण करना जो सिर्फ तथ्य न बताए बल्कि घटनाओं के पीछे का क्यों और कैसे भी समझाए। तो चलिए शुरू करते हैं 20वीं सदी के इस कह सकते हैं रोमांचक सफर को। जरूर, चलिए तो शुरुआत करते हैं 16.1 यानी परिचय से। परिचय, ठीक है। तो आधुनिक दुनिया की क्या खासियतें रहीं 20वीं सदी की शुरुआत में? देखिए, आधुनिक दुनिया कुछ चीजों से पहचानी जाती है, जैसे राष्ट्र राज्यों का बनना, मतलब नेशन स्टेट्स, फिर यूरोप का दुनिया भर में फैलना, उसका विस्तार, हाँ, तकनीकी बदलाव जो बहुत तेजी से हो रहे थे, और पूरी दुनिया का एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में जुड़ जाना। हाँ, ये सब हो रहा था। और फिर 20वीं सदी में जो बड़े बड़े संघर्ष हुए, जैसे विश्व युद्ध, उनका क्या असर पड़ा? उन संघर्षों का असर बहुत गहरा था। एक तो तकनीकी बदलाव और आर्थिक जुड़ाव में और तेजी आई। इसी से वो शब्द निकला जिसे हम आज वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन की जड़ें भी यही हैं? हाँ, कह सकते हैं। और इसी के साथ 21वीं सदी के लिए नई चुनौतियां, नए अवसर और नई तरह की प्रतिद्वंदिताएं भी सामने आई। तो ये यूनिट किन मुख्य बातों पे फोकस करती है? ये यूनिट मुख्य रूप से शीत युद्ध पर ध्यान देती है, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ की भूमिका बहुत अहम थी। फिर परमाणु हथियारों की दौड़, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम, और कुल मिलाकर 20वीं सदी की जो मुख्य विशेषताएं थी उन पर। आपने शुरू में एरिक हॉब्सबॉम का जिक्र किया था। हाँ। उन्होंने इसे चरम सीमाओं का युग कहा। इसका क्या मतलब है? हाँ, एरिक हॉब्सबॉम बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने 20वीं सदी को एज ऑफ एक्सट्रीम्स यानी चरम सीमाओं का युग कहा। इसे 2 बार याद रखें, चरम सीमाओं का युग। चरम सीमाओं का युग क्यों? क्योंकि इस सदी में एक तरफ तो अभूतपूर्व मौत और विनाश देखा गया, 2 विश्व युद्ध हुए, और भी न जाने कितने संघर्ष, नरसंहार हुए, विचारधारा और धर्म के नाम पे टकराव हुए, भयानक हिंसा हुई, पर्यावरण का विनाश शुरू हुआ, और WMDs यानी सामूहिक विनाश के हथियार बने। बाप रे, ये तो एक पहलू हुआ। हाँ, लेकिन दूसरा पहलू भी था। इसी सदी में शानदार वैज्ञानिक प्रगति हुई, आर्थिक विकास भी बहुत हुआ, और इंसानियत की चिंता, मतलब मानवतावादी सोच का भी विस्तार हुआ। तो ये विरोधाभासों से भरी सदी थी। एक तरफ घनघोर अंधेरा, दूसरी तरफ उम्मीद की किरणें। इसीलिए चरम सीमाओं का युग। और इसे लघु सदी भी कहा जाता है, शॉर्ट सेंचुरी। हाँ, हॉब्सबॉम ने ही इसे लघु सदी कहा। 1914 से 1991 तक, मतलब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत से लेकर सोवियत संघ के पतन तक। उनका मानना था कि ये दौर अपने आप में एक अलग ऐतिहासिक इकाई है। तो ये भी याद रखें, लघु सदी। 1914 से 1991। और अमेरिकी सदी का क्या मतलब है? अमेरिकन सेंचुरी। ये एक और टर्म है जो 20वीं सदी के लिए इस्तेमाल होता है, अमेरिकी सदी। क्योंकि इस सदी में खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हाँ, आर्थिक शक्ति। बिल्कुल। फिर उसकी सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। तकनीकी क्षेत्र में भी वो सबसे आगे था। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था और मूल्यों पर एक नैतिक विश्वास था कि वही सबसे बेहतर है। अच्छा, मतलब एक तरह का आत्मविश्वास। हाँ, और इसी वजह से अमेरिका ने दुनिया में एक बहुत सक्रिय, कभी-कभी आधिपत्यवादी या एक तरफा भूमिका भी निभाई। तो ये है अमेरिकी सदी का मतलब। तो 20वीं सदी की प्रतिद्वंद्विता
पिछली सदियों की प्रतिद्वंद्विता से कैसे अलग थी? देखिए, पहले खासकर 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप की पारंपरिक महान शक्तियां आपस में टकराती थीं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जिसका नतीजा पहले और दूसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। हाँ, वो पारंपरिक ग्रेट पावर राइवलरी थी। बिल्कुल। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई वो शीत युद्ध की थी। ये दो गुटों के बीच थी, पश्चिमी पूंजीवादी गुट जिसका नेता अमेरिका था और पूर्वी कम्युनिस्ट गुट जिसका नेता सोवियत संघ था। ये विचारधारा की लड़ाई थी और इसमें परमाणु प्रतिरोध यानी डिटरेंस का तत्व बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब परमाणु हथियारों का डर युद्ध को रोके हुए था। और जो क्षेत्रीय झगड़े थे जैसे दक्षिण एशिया में या पश्चिम एशिया में, उनका क्या हुआ? वो भी चलते रहे, बल्कि शीत युद्ध के दौरान ये क्षेत्रीय झगड़े और नए आज़ाद हुए देशों के अंदरूनी तनाव अक्सर इन दो बड़ी ताकतों की प्रतिद्वंद्विता से जुड़ गए। अमेरिका और सोवियत संघ इन झगड़ों में अपने अपने पक्ष को समर्थन देते थे और ये तनाव शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी जारी रहे, जैसा हम आज भी देखते हैं। सही है। और इन सब बदलावों का असर क्या हुआ? अच्छा, असर ये हुआ कि राष्ट्रीय शक्ति को आंकने का तरीका बदल गया। पहले ज़माना था मात्रा का कि किसके पास कितनी बड़ी सेना है, कितना बड़ा इलाका है। अब गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। टेक्नोलॉजी कैसी है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। अच्छा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, और दुनिया में विभाजन भी बढ़ा। कुछ देश और समूह इन बदलावों से फायदे में रहे, कुछ पीछे रह गए। ये सब समझना तो काफी जटिल लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने के कई तरीके हैं, कई सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं। कुछ इतिहास पर जोर देते हैं, कुछ वैज्ञानिक तरीकों पर, कुछ घरेलू कारकों को देखते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ नेताओं की सोच और फैसलों को महत्व देते हैं। तो इस यूनिट में कौन सा तरीका अपनाया गया है? ये यूनिट मुख्य रूप से पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन ये मानती है कि दूसरे दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो संक्षेप में 20वीं सदी एक तरह का संक्रमण काल था। हाँ, कह सकते हैं। ये वो समय था जब दुनिया यूरोसेंट्रिक सभ्यता से, मतलब जहां यूरोप केंद्र में था, एक ऐसे अप्रत्याशित उत्तर आधुनिक युग की ओर बढ़ रही थी जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं था। बहुत उथल-पुथल वाला समय था। बिल्कुल। तो ये था परिचय। अब आते हैं यूनिट के सबसे बड़े हिस्से पर, 16.2 शीत युद्ध, द कोल्ड वॉर। हाँ, शीत युद्ध। और विडंबना देखिए, दो विश्व युद्धों ने ये तो दिखा दिया था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, इतनी तबाही के बाद तो यही सबक मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? दूसरे विश्व युद्ध के विजेता जो साथ मिलकर लड़े थे, युद्ध खत्म होते ही आपस में भिड़ गए। खासकर सोवियत संघ एक तरफ और ब्रिटेन और अमेरिका दूसरी तरफ। मतलब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बिल्कुल। और बहुत जल्दी युद्ध खत्म होने के 2 साल के अंदर ही यूरोप दो विरोधी खेमों में बंट गया। पूर्वी यूरोप सोवियत प्रभाव में और पश्चिमी यूरोप अमेरिकी प्रभाव में। और ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही। नहीं, ये प्रतिद्वंद्विता पूरी दुनिया में फैल गई। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हर जगह इसका असर दिखा। और इसी माहौल में गुट निरपेक्षता का विचार भी उभरा, जैसा भारत ने अपनाया कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो शीत युद्ध को परिभाषित कैसे करेंगे? इसकी कोई तय समय सीमा है? शीत युद्ध की परिभाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन मोटे तौर पर ये अमेरिका और सोवियत संघ और उनके सहयोगियों के बीच वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव का दौर था, जिसमें सीधा सशस्त्र संघर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉक्सी युद्ध, हथियारों की होड़ और जासूसी चलती रही। इसका अंत आमतौर पर 1989 से 1991 के बीच माना जाता है, जब बर्लिन की दीवार गिरी और सोवियत संघ का विघटन हुआ। पर इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे? पहला कारण शायद विचारधारा का टकराव था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। मूल संघर्ष था अमेरिका के पूंजीवाद और सोवियत संघ के साम्यवाद के बीच। दोनों एक दूसरे को कैसे देखते थे? अमेरिका में खासकर 1920 के दशक से ही ये धारणा थी कि साम्यवाद एक उग्रवादी विचारधारा है जो पूरी दुनिया में क्रांति लाना चाहती है और जो इसे नहीं मानते उन्हें खत्म करना चाहती है। उन्हें लगता था कि सोवियत संघ अंदरूनी तोड़फोड़ और बाहरी दबाव दोनों तरीकों से साम्यवाद फैलाएगा। और इसीलिए रोकथाम की नीति अपनाई गई, कंटेनमेंट। बिल्कुल, यही सोच रोकथाम नीति का आधार बनी और बाद में राष्ट्रपति रेगन ने सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य, इविल एम्पायर तक कह दिया। इसे याद रखें, दुष्ट साम्राज्य। और सोवियत संघ क्या सोचता था? सोवियत और चीनी नजरिया ये था कि बुर्जुआ पूंजीवाद दमनकारी है,
साम्राज्यवादी है और वो दुनिया की प्रगतिशील ताकतों यानी कम्युनिस्टों को घेर कर खत्म कर देना चाहता है। लेकिन उनका मानना था कि अंततः पूंजीवाद खत्म होगा और समाजवाद की जीत होगी। बाप रे, मतलब दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे के विरोधी नजरिए। हाँ, ये दुनिया को चलाने के लिए दो सार्वभौमिक लेकिन बिल्कुल विपरीत ब्लूप्रिंट का टकराव था। घरेलू व्यवस्था कैसी हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी हो, दोनों पर मतभेद थे। क्या इसमें कभी नरमी आई? हाँ, थोड़ी नरमी आई। 1950 के दशक के मध्य में शांतिपूर्ण से अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात हुई। 1960 और 70 के दशक में डेटांट का दौर आया, मतलब तनाव में कमी। और 1970-80 के दशक में अमेरिका और चीन करीब आए, लेकिन मूल वैचारिक टकराव बना रहा। तो विचारधारा एक कारण था, दूसरा कारण क्या था? हितों का टकराव? हाँ, ठोस हितों का टकराव। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद बड़े नेताओं की बैठकें हुई। तेहरान में नवंबर 1943, याल्टा में फरवरी 1945 और पॉट्सडैम में जुलाई 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन जैसे नेता मिले। ये तारीखें अहम हैं, 1943, 1945, 1945। इन बैठकों में क्या हुआ? कोशिश तो थी कि युद्ध के बाद दुनिया कैसी होगी इस पर सहमति बने, लेकिन यहीं से मतभेद उभरने लगे। अमेरिका उस समय बहुत शक्तिशाली था। उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की करीब 50% जीएनपी थी। उसके पास परमाणु बम था। और सोवियत संघ? सोवियत संघ ने युद्ध में भारी कीमत चुकाई थी। करीब 2 करोड़ पुरुष मारे गए थे। देश तहस नहस हो गया था, लेकिन उसकी ताकत भी थी। पूर्वी और मध्य यूरोप पर उसका नियंत्रण था और फासीवाद को हराने में उसकी भूमिका से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। याद रखें, 2 करोड़ मौतें। तो स्टालिन क्या चाहते थे? स्टालिन की मुख्य चिंता सुरक्षा थी। वो चाहते थे कि सोवियत संघ की सीमाओं पर मित्र देशों का एक सुरक्षा घेरा बने, जहां कम्युनिस्ट प्रभुत्व वाली सरकारें हों। याल्टा में ऐसा लगा भी कि रूजवेल्ट इस पर सहमत हो गए हैं। लेकिन फिर बात बिगड़ गई। हाँ, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की समझ टूट गई। अमेरिका स्वतंत्र चुनाव और मुक्त बाजार पर जोर देने लगा, जबकि सोवियत संघ ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों, बाल्टिक राज्यों, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया में अपनी मर्जी थोपनी शुरू कर दी। ये पूरी लिस्ट देखिए, कैसे पूर्वी यूरोप उनके कब्जे में आ गया। और इसी में जर्मन समस्या भी थी, जर्मन प्रॉब्लम। हाँ, जर्मनी का सवाल सबसे पेचीदा था। जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन दोनों को 4 कब्जा क्षेत्रों में बांट दिया गया, अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और सोवियत। और झगड़ा किस बात पे था? कई बातों पे असहमति थी। डिनाजीकरण कैसे हो, युद्ध के हर जाने का क्या हो, जर्मनी पोलैंड की सीमा क्या हो, मुद्रा और आर्थिक नीतियां कैसी हों, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के अधिकार क्या हों। और फिर बर्लिन एयरलिफ्ट हुई 1948-49 में। बिल्कुल, पश्चिमी ताकतों ने अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को मिलाने का फैसला किया। जवाब में सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को जाने वाले सभी सड़क और रेल मार्ग काट दिए। पश्चिमी बर्लिन पूरी तरह घिर गया। तो फिर क्या हुआ? अमेरिका और ब्रिटेन ने एक अभूतपूर्व हवाई अभियान चलाया, बर्लिन एयरलिफ्ट। लगभग 1 साल तक हवाई जहाज़ों से पश्चिमी बर्लिन के लोगों के लिए खाना, कोयला और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पहुंचाई गईं। सोवियत संघ को आखिर में नाकाबंदी हटानी पड़ी, लेकिन कोई लिखित समझौता नहीं हुआ, इसलिए बर्लिन का संकट बना रहा। और इसी के बाद 2 जर्मनी बने। हाँ, पश्चिम जर्मनी यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी (FRG) और पूर्वी जर्मनी यानी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (GDR). ये नाम याद रखने चाहिए, FRG और GDR। बर्लिन एयरलिफ्ट एक निर्णायक मोड़ था। तो ये जर्मन समस्या शीत युद्ध के केंद्र में क्यों थी? क्योंकि ये दोनों पक्षों के डर और संदेह का प्रतीक बन गई। सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका याल्टा में किए वादे तोड़ रहा है और एक फिर से हथियारबंद जर्मनी का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। अमेरिका और पश्चिम को डर था कि सोवियत संघ पूरे जर्मनी और शायद पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। और इसी डर ने अमेरिका की रोकथाम नीति को और मजबूत किया होगा। निश्चित रूप से अमेरिका ने सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि सबसे पहले आया ट्रूमन सिद्धांत, ट्रूमन डॉक्ट्राइन, मार्च 1947 में। ये तारीख नोट कर लें, मार्च 1947। इसमें कहा गया कि अमेरिका उन देशों की मदद करेगा जो साम्यवादी दबाव का सामना कर रहे हैं, जैसे ग्रीस और तुर्की। और फिर 1947 में ही रियो संधि हुई, जो लैटिन अमेरिकी देशों के साथ एक रक्षा संधि थी। और सबसे महत्वपूर्ण शायद मार्शल योजना थी, जो जून 1947 में घोषित हुई। मार्शल योजना क्या थी? इसके तहत अमेरिका ने 16 गैर कम्युनिस्ट यूरोपीय देशों को भारी आर्थिक मदद दी, करीब $17 अरब, 1948 से 1952 के बीच।
ये बहुत बड़ी रकम थी उस समय, 17 अरब डॉलर, 1948-52। मदद की शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि ये देश आपस में व्यापार और एकीकरण की बाधाएं हटाएंगे। इसी से आगे चलकर यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय 1952 बना, जो बाद में यूरोपीय संघ यू 1992 बना, और फिर साझा मुद्रा यूरो 1999 आई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। और फिर नाटो बना? हाँ, अप्रैल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का गठन हुआ। अमेरिका के नेतृत्व में कनाडा भी शामिल था। बाद में 1952 में तुर्की और 1955 में पश्चिम जर्मनी भी इसमें शामिल हो गए। नाटो की स्थापना तिथि याद रखें, अप्रैल 1949। और सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने इसके जवाब में 1955 में वार्सो संधि, वार्सो पैक्ट बनाई, जो उसके पूर्वी यूरोपीय सहयोगी देशों का सैन्य गठबंधन था। तो 1955 में वार्सो पैक्ट। तो अब यूरोप में दो हथियारबंद खेमे आमने सामने थे। बिल्कुल। नेटो बनाम वार्सो पैक्ट, दोनों पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस थे। यही शीत युद्ध का केंद्रीय टकराव बन गया। इस दौरान तनाव बहुत बढ़ा होगा, कोई बड़े संकट? हाँ, कई बार तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। बर्लिन में संकट आए 1948 में, और फिर 1961 में जब बर्लिन की दीवार बनी। हंगरी में 1956 में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। ताइवान जलडमरू मध्य में 1958 में संकट आया, और सबसे खतरनाक था क्यूबा मिसाइल संकट 1965 में। ये संकट और तारीखें याद रखनी चाहिए। बर्लिन 1948, 1961, हंगरी 1956, ताइवान 1958, क्यूबा 1962। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव भी आया। हाँ, धीरे धीरे ये समझ बनी कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और यूरोप में जो क्षेत्रीय यथास्थिति बन गई थी उसे दोनों पक्षों ने एक तरह से स्वीकार कर लिए। यहाँ तक कि जब 1968 में चेकोस्लोवाकिया में प्राग स्प्रिंग को कुचला गया, तब भी पश्चिमी देशों ने सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया। प्राग स्प्रिंग 1968। और फिर देतांत का दौर आया। हाँ, यूरोप में तनाव कम हुआ, जिसे देतांत कहते हैं। इसका नतीजा था 1975 में हेलसिंकी में हुआ CSCE सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसमें यूरोपीय सीमाओं की यथास्थिति और मानवाधिकारों की पुष्टि की गई। CSC 1975। ये तो यूरोप की बात हुई। एशिया में शीत युद्ध का क्या असर रहा? एशिया में भी शीत युद्ध का गहरा असर पड़ा। जब अक्टूबर 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, PRC की घोषणा, तो अमेरिका ने इसे एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा। अक्टूबर 1949, PRC की घोषणा। माओ ने सोवियत संघ के साथ गठबंधन किया, जिसे उन्होंने एक तरफ झुकना कहा। और फिर कोरियाई युद्ध हुआ। हाँ, 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध चला। कोरिया पहले से ही उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ था। युद्ध तब शुरू हुआ जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र ने सेना भेजी, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की मदद चीन कर रहा था। नतीजा क्या निकला? नतीजा एक तरह का गतिरोध रहा। युद्ध विराम हुआ और कोरिया 38वीं समानांतर रेखा यानी 38 पैरेलल पर बटा रहा, जहां आज भी एक DMZ है, 1950-53, 38 पैरेलल। और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिक तब से मौजूद हैं। चीन की क्रांति और कोरियाई युद्ध के बाद अमेरिका ने एशिया में क्या कदम उठाए? अमेरिका ने ताइवान जलडमरू मध्य में अपना 7वां बेड़ा भेजा, ताकि चीन ताइवान पर कब्जा न कर ले। उसने व्यापक प्रतिशोध यानी मैसिव रिटेलिएशन का सिद्धांत अपनाया। मतलब अगर कम्युनिस्ट कहीं भी आक्रामक हुए तो अमेरिका बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। उसने वियतनाम में फ्रांसीसियों का समर्थन किया और 2 महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन बनाए। कौन से? पहला था सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सितंबर 1954 में। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान शामिल थे। दूसरा था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में। इसे पहले बगदाद पैक्ट कहते थे। इसमें ब्रिटेन, तुर्की, इराक, बाद में हट गया, ईरान और पाकिस्तान थे। इन दोनों का मकसद चीन सोवियत गुट को घेरना था। याद रखें, सीटो 1954, सेंटो 1955। और सोवियत संघ और चीन ने इसके जवाब में क्या किया? उन्होंने अपने पड़ोसी और गुट निरपेक्ष देशों के साथ कूटनीति, व्यापार, सहायता और हथियार सप्लाई बढ़ाई। जैसे अफगानिस्तान, बर्मा, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, उत्तरी वियतनाम, इन सबको मदद दी। तो क्या एशिया में भी दुनिया साफ तौर पर 2 गुटों में बंटी थी? नहीं, इतनी सीधी बात नहीं थी। क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिताएं भी चल रही थीं। और सबसे बड़ी बात, 1960 के दशक की शुरुआत में चीन और सोवियत संघ के बीच खुद ही बड़ा मतभेद हो गया, जिसे चीनो सोवियत विभाजन, साइनो सोवियत स्प्लिट कहते हैं।
1969 में तो उनके बीच सीमा पर लड़ाई भी हुई थी। तो तस्वीर काफी जटिल थी। अब आते हैं क्यूबा मिसाइल संकट पर। अक्टूबर 1962 इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट शायद शीत युद्ध का सबसे खतरनाक पल था। इसकी पृष्ठभूमि में जनवरी 1959 की कास्त्रो की क्रांति थी, जिसके बाद अमेरिका ने कास्त्रो को हटाने की असफल कोशिश की थी। जनवरी 1959 कास्त्रो की क्रांति। तो क्रुश्चेव ने मिसाइलें क्यों भेजी? सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा की सुरक्षा के लिए और शायद अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए वहां गुप्त रूप से परमाणु मिसाइलें तैनात करने का फैसला किया। और जब अमेरिका को पता चला, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बहुत नाराज हुए। उन्होंने फौरन मिसाइलें हटाने की मांग की और 18 अक्टूबर 1962 को क्यूबा की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। 18 अक्टूबर नाकाबंदी। दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर आ गई थी। इस संकट का अध्ययन बहुत हुआ है ना? हाँ, इसकी सूक्ष्म जांच हुई है, क्योंकि इसमें शीत युद्ध के लगभग सभी पहलू शामिल थे। विचारधारा, हथियारों की दौड़, सहयोगियों की भूमिका, नए स्वतंत्र हुए राज्य जैसे क्यूबा, घरेलू राजनीति का दबाव, कूटनीति, सब कुछ। संकट हल कैसे हुआ? गहन बातचीत और पीछे के दरवाजे की कूटनीति के बाद मध्य नवंबर तक एक समझौता हुआ। सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली। बदले में अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया और गुप्त रूप से तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने पर सहमत हुआ। ये बात बाद में सामने आई। कास्त्रो सत्ता में बने रहे। इसका नतीजा क्या निकला? कैनेडी की एक तरह से जीत हुई। उन्होंने बिना युद्ध के मिसाइलें हटवा दी, लेकिन सोवियत संघ का भी अपमान नहीं हुआ। सबसे बड़ा नतीजा ये था कि दोनों महाशक्तियां सदमे में आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो परमाणु युद्ध के कितने करीब आ गए थे। इसके बाद उन्होंने सीधे टकराव से बचने की कोशिश की और हथियार नियंत्रण पर बातचीत शुरू की। इसी के बाद 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी (PTBT) और 1972 में पहली सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स संधि हुई। PTBT 1963, सॉल्ट 1 1972। तो सीधे टकराव से बचने लगे, लेकिन क्या प्रॉक्सी युद्ध जारी रहे? हाँ, 1962 के बाद महाशक्तियां सीधे भिड़ने से तो बचती थी, लेकिन वो दुनिया भर के क्षेत्रीय संघर्षों में अपने प्रॉक्सी यानी पिछलग्गू गुटों को मदद देती रहीं। हथियार, ट्रेनिंग, पैसा, सब कुछ। वियतनाम युद्ध इसी का उदाहरण है। बिल्कुल। वियतनाम युद्ध सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी प्रॉक्सी युद्ध था। अमेरिका दक्षिण वियतनाम की सरकार का समर्थन कर रहा था, जो उत्तर वियतनाम समर्थित कम्युनिस्ट विद्रोह वियतवांग का सामना कर रही थी। बमबारी की, लाखों सैनिक भेजे, लेकिन वो वियतनाम के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध में फंस गया। युद्ध कंबोडिया और लाओस तक फैल गया। इसका अमेरिका पर क्या असर हुआ? अमेरिका में और उसके सहयोगी देशों में युद्ध का भारी विरोध हुआ। आखिर में राष्ट्रपति निक्सन ने चीन के साथ संबंध सुधारे 1971-72 और 1973 में अमेरिकी सैनिक वापस बुला लिए गए। 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया कम्युनिस्ट शासन के तहत। इस युद्ध ने अमेरिका के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई और वहां आत्ममंथन का दौर शुरू हुआ। 1973 अमेरिकी वापसी, 1975 वियतनाम एकीकरण। और इसी दौरान सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था। हाँ, 1970 का दशक, जिसे ब्रेजनेव युग भी कहते हैं, सोवियत संघ के बढ़ते आत्मविश्वास और प्रभाव का दौर था। तीसरी दुनिया में उसका प्रभाव बढ़ा। जैसे 1973 में ओपेक देशों ने तेल की कीमतें बढ़ाकर पश्चिमी देशों को झटका दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) मजबूत हो रहा था। अफ्रीका में कई जगह संघर्ष चल रहे थे जहां सोवियत संघ का दखल था। 1979 में ईरान में क्रांति हुई और सोवियत संघ ने ब्रेजनेव सिद्धांत का भी इस्तेमाल किया। ब्रेजनेव सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत कहता था कि अगर किसी समाजवादी देश में समाजवाद खतरे में है, तो दूसरे समाजवादी देशों का ये कर्तव्य है कि वो हस्तक्षेप करें। इसका इस्तेमाल 1968 में चेकोस्लोवाकिया में और फिर 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए किया गया। ब्रेजनेव सिद्धांत। तो 1970 के दशक के अंत तक माहौल फिर बिगड़ने लगा। हाँ, सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव, खासकर 1979 में अफगानिस्तान में उसके सैन्य हस्तक्षेप और दूसरी तरफ अमेरिका में रोनाल्ड रीगन के 1980 में राष्ट्रपति चुने जाने से एक नया शीत युद्ध शुरू हो गया। ईरान में सोवियत सेना के खिलाफ अमेरिका समर्थित मुजाहिदीन लड़ रहे थे। निकारागुआ में अमेरिका समर्थित कॉन्ट्रा विद्रोही सैंडिनिस्टा सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। अल साल्वाडोर में गृह युद्ध चल रहा था।
ये कुछ उदाहरण हैं। क्या ये संघर्ष साफ तौर पर अमेरिका बनाम सोवियत संघ थे? नहीं, फिर से तस्वीर जटिल थी। कई संघर्षों के अपने स्थानीय कारण थे। द्विध्रुवीय व्यवस्था अब उतनी साफ नहीं रह गई थी, लेकिन इन संघर्षों की कीमत बहुत ज्यादा थी। कीमत किस रूप में? सबसे बड़ी कीमत थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की नई होड़। इसने सोवियत अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला, जो पहले से कमजोर हो रही थी, और यही आर्थिक कमजोरी आखिरकार सोवियत व्यवस्था के ढहने और शीत युद्ध के अंत का एक बड़ा कारण बनी। तो ये थी शीत युद्ध की कहानी। अब आते हैं इसके एक बहुत ही डरावने पहलू पर। 16.3 परमाणु हथियारों की दौड़ और प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयास। हाँ, परमाणु हथियार। 20वीं सदी की वैज्ञानिक प्रगति ने परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन की खोज की, जिससे असीमित ऊर्जा और विनाशकारी हथियार बनाने की संभावना पैदा हुई। और फिर हथियार बनाने की होड़ शुरू हो गई। बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई देश इस पर काम कर रहे थे। अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, शायद जापान भी, और रूस। लेकिन अमेरिका सबसे आगे निकल गया अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ, जो 1942 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य, लागत और पैमाना बहुत बड़ा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इसका नतीजा था प्रोजेक्ट वाई, जिसका नेतृत्व वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कर रहे थे। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामो गोल्डो में पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। 16 जुलाई 1945। ओपेनहाइमर ने उस क्षण को भगवद गीता के श्लोक से जोड़ा था। अब मैं मृत्यु बन गया हूं, लोकों का नाश करने वाला। कुछ ने कहा कि ऐसा लगा जैसे 1000 सूर्य एक साथ उगाए हों। और फिर राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे जापान पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाँ, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम गिराया गया, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट बॉय नाम का प्लूटोनियम बम। 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। लिटिल बॉय, फैट बॉय। तबाही भयानक हुई होगी। अभूतपूर्व विस्फोट, आग, भीषण गर्मी और फिर रेडिएशन। लाखों लोग तुरंत या बाद में मारे गए। जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त आत्मसमर्पण। ये घटनाएं क्या साबित करती हैं? वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जीवन और सभ्यता के लिए विनाशकारी है। ये कोई साधारण हथियार नहीं है। और इसी के साथ परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। हाँ, ये शीत युद्ध का अभिन्न अंग बन गई। अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने 26 अगस्त 1949 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 26 अगस्त 1949 सोवियत परीक्षण। दोनों महाशक्तियां इन हथियारों पर इतना निर्भर क्यों हो गई? क्योंकि वो इन्हें अपनी सुरक्षा, अपनी ताकत और अपनी हैसियत, स्टेटस के लिए जरूरी मानने लगी। नतीजा ये हुआ कि परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ता ही गया। एक समय पर दोनों के पास मिलाकर 60,000 से ज्यादा परमाणु हथियार वॉरहेड्स थे। 60,000? अविश्वसनीय। अभी कितने हैं? 2001 के अनुमानों के हिसाब से अमेरिका के पास करीब 10,600 और रूस के पास करीब 8,600 हथियार थे। इनमें रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक और गैर रणनीतिक, नॉन स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के हथियार शामिल थे। 2001 के आंकड़े यूएस 10,600, रूस 8,600। इनकी विनाशकारी शक्ति मेगाटन में नापी जाती है, जो हिरोशिमा बम से हजारों गुना ज्यादा हो सकती है। और फिर ये हथियार दूसरे देशों में भी फैले, जिसे प्रसार कहते हैं। हाँ, अमेरिका का एकाधिकार जल्दी ही खत्म हो गया। ब्रिटेन ने 1952 में परीक्षण किया, फ्रांस ने 1959 में, चीन ने 1964 में। माना जाता है कि इजराइल ने गुप्त रूप से 1968 के आसपास हथियार बना लिए थे। भारत ने 1974 में पहला परीक्षण किया और 1998 के परीक्षणों के बाद खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया। पाकिस्तान ने 1998 में परीक्षण किए, हालांकि कुछ मानते हैं कि उसने 1987 में ही क्षमता हासिल कर ली थी। ये तारीखें और देश याद रखने होंगे। यूके 1952, फ्रांस 1959, चीन 1964, इजराइल 1968, भारत 1974, 1998, पाकिस्तान 1998, 1987। बिल्कुल। और कुछ देशों पर शक है कि वो हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, जैसे इराक, ईरान, उत्तर कोरिया। 2001 के अनुमान के मुताबिक चीन के पास लगभग 400, फ्रांस के पास 350, यूके के पास 185, इजराइल के पास 100 से 200 और भारत पाकिस्तान के पास कुछ दर्जन हथियार थे। ये अनुमान भी याद रखें। चीन 400, फ्रांस 350, यूके 185, इजराइल 100 से 200, भारत पाक कुछ दर्जन।
प्रसार आज भी एक गंभीर समस्या है। ये सब बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, कई गहरे सवाल उठते हैं। वैज्ञानिकों की नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हथियार प्रणालियों की तकनीकी संभावनाओं और सुरक्षा पर राजनीतिक फैसलों के बीच क्या संबंध है। क्या परमाणु हथियार स्थिरता लाते हैं, जैसे शायद यूरोप में हुआ, या अस्थिरता जैसा कि दूसरी जगहों पर हो सकता है। परमाणु सुरक्षा नीतियों की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कीमत क्या है। क्या सभी देशों के निरस्त्रीकरण के बिना प्रसार को रोकना संभव है। इन सवालों के कोई आसान जवाब नहीं है। इस हथियारों की दौड़ की गतिशीलता क्या थी, मतलब ये चलती कैसे थी, और खासकर अमेरिका सोवियत संघ के बीच। इसे अक्सर प्रतिस्पर्धी अंतःक्रिया का स्पाइरल या स्पाइरल ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन कहा जाता है। मतलब एक ही कार्रवाई दूसरे की प्रतिक्रिया को उकसाती है और फिर ये चक्र चलता रहता है। ये दुश्मनी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की लड़ाई, एक दूसरे की नीयत के बारे में गलतफहमियां और राज्य की शक्ति को मुख्य रूप से सैन्य ताकत से आंकने की सोच से प्रेरित थी। क्या इसमें घरेलू राजनीति का भी हाथ था? हाँ बिल्कुल। जैसे अमेरिका में चुनावी बयानबाजी होती थी, मिसाइल गैप का डर दिखाया जाता था, जिससे रक्षा खर्च बढ़ता था। विद्वान रसिद जैसे लोगों ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनी के अलावा घरेलू कारक भी बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन से घरेलू कारक? जैसे नौकरशाही की राजनीति, संगठनात्मक गतिशीलता, हर संगठन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। सेना की विभिन्न शाखाओं, थल जल वायु के बीच प्रतिद्वंद्विता, तकनीकी गति, जैसे नई मिसाइलें, ICBMs, MRVs आईं तो उन्हें बनाना ही है। और सबसे महत्वपूर्ण, सैन्य औद्योगिक परिसर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी सेना, हथियार बनाने वाली कंपनियां और सरकार के बीच का गठजोड़। ICBMs, MRVs, सैन्य औद्योगिक परिसर, ये टर्म्स याद रखें। ये सब मिलकर इस दौड़ को आगे बढ़ाते थे। हालांकि ये हमेशा एक सी गति से नहीं चलती थी, कभी तेज होती थी, कभी थोड़ी धीमी। परमाणु सिद्धांत कैसे विकसित हुए? अमेरिका का क्या सिद्धांत था? पारंपरिक सेना बड़ी थी तो अमेरिका ने अपनी वायुसेना और परमाणु श्रेष्ठता पर जोर दिया। इसे व्यापक प्रतिशोध यानी मैसिव रिटेलिएशन कहा गया। मतलब कहीं भी कम्युनिस्ट हमला हुआ तो बड़ा परमाणु जवाब मिलेगा, व्यापक प्रतिशोध। 1960 के दशक में लचीली प्रतिक्रिया यानी फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स का सिद्धांत आया। साथ ही दूसरी मारक क्षमता यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी विकसित करने पर जोर दिया गया। मतलब अगर दुश्मन पहला हमला कर भी दे तो भी अमेरिका के पास जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त हथियार, हवा, जमीन और समुद्र आधारित मिसाइलों का त्रय यानी ट्रायड बचने चाहिए। इसका मकसद था सोवियत संघ को पहली मार करने से रोकना, जिसे प्रतिरोध यानी डिटरेंस कहते हैं। लचीली प्रतिक्रिया, दूसरी मारक क्षमता, प्रतिरोध। 1970 के दशक में देतांत के दौर में हथियार नियंत्रण संधियों के जरिए यथास्थिति बनाए रखने और स्थिरता लाने पर जोर रहा। 1980 के दशक में रीगन प्रशासन ने फिर से सैन्य निर्माण किया, यूरोप में मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलें तैनात की और स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव यानी स्टार वॉर्स कार्यक्रम शुरू किया, जो अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली थी। SDI, स्टार वॉर्स। ये प्रतिरोध का सिद्धांत काम कैसे करता है? ये इस धारणा पर आधारित है कि दोनों दुश्मन तर्कसंगत हैं और एक दूसरे की क्षमता को समझते हैं। अगर दोनों को पता है कि हमला करने पर जवाबी हमला भी उतना ही विनाशकारी होगा, तो कोई भी हमला करने से बचेगा। सोवियत सिद्धांत क्या था? सोवियत सिद्धांत को समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। उनके लक्ष्य थे अपनी सुरक्षा, अमेरिका के बराबर सैन्य क्षमता हासिल करना, बराबरी का दर्जा पाना और स्थिरता बनाए रखना। प्रतिरोध उनके सिद्धांत में कितना महत्वपूर्ण था, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो चीज शायद ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो थी पारस्परिक सुनिश्चित विनाश की हकीकत, MAD। MAD ये क्या है? MAD का मतलब है कि दोनों पक्षों के पास इतनी परमाणु शक्ति है कि वो दूसरे पक्ष के पहले हमले के बाद भी उसे पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पक्ष के लिए परमाणु युद्ध शुरू करना आत्महत्या के बराबर होगा। माना जाता है कि इसी MAD ने शीत युद्ध को गर्म युद्ध बनने से रोका। तो सोवियत संघ बराबरी बनाए रखने की कोशिश करता रहा। हाँ, वो लगातार अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश करते रहे और कुछ क्षेत्रों में, जैसे अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक भेजना, उन्हें कामयाबी भी मिली। और रेगन के 1980s के दशक के सैन्य निर्माण का क्या असर हुआ? रीगन की SDI जैसी पहलों ने सोवियत नेता गोर्बाचेव को यह एहसास दिलाया कि सोवियत संघ आर्थिक और तकनीकी रूप से इस नई हथियारों की दौड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये भी शीत युद्ध के अंत का एक कारण बना। हथियारों की इस खतरनाक दौड़ को रोकने के लिए क्या प्रयास हुए? हथियार नियंत्रण? हाँ, प्रयास हुए।
इसका सबसे बड़ा ट्रिगर था 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। उस सदमे के बाद दोनों महाशक्तियों को लगा कि कुछ नियम बनाने जरूरी हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य क्या था? क्या निरस्त्रीकरण लक्ष्य था? नहीं, ज्यादातर प्रयासों का लक्ष्य पूर्ण निरस्त्रीकरण या संघर्ष का समाधान नहीं था। लक्ष्य था बातचीत के जरिए जोखिम कम करना, संघर्ष का प्रबंधन करना। बर्लिन, कोरिया, ताइवान जैसे मुद्दे बने रहे। आकस्मिक युद्ध का खतरा भी था, जैसा स्कॉट सैगन जैसे विद्वानों ने बताया है। तो कोशिश ये थी कि जोखिम कम हो, पहली मार करने का प्रलोभन खत्म हो और हथियारों की दौड़ को बराबरी या संतुलन की धारणाओं के आसपास स्थिर किया जाए। इसमें क्या चुनौतियां थीं? सबसे बड़ी चुनौती थी संतुलन या बराबरी, पैरिटी बैलेंस की परिभाषा पर असहमति। और दूसरी चुनौती थी सत्यापन, यानी ये पक्का करना कि दूसरा पक्ष संधि का पालन कर रहा है या नहीं। इसके लिए तकनीक और भरोसा दोनों चाहिए थे। कौन सी मुख्य संधियां हुईं, खासकर अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच? कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधियां हुई। नाम और तारीखें याद रखना जरूरी है। एबीएम संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, 26 मई 1972। सॉल्ट वन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, 26 मई 1972। थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी, 3 जुलाई 1974। ये भूमिगत परीक्षणों की सीमा तय करती थी। सॉल्ट 2, 18 जून 1979। अमेरिकी सीनेट ने पुष्टि नहीं की, पर दोनों पक्ष पालन करते रहे। आईएनएफ संधि, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, 8 दिसंबर 1987। मध्यम दूरी की मिसाइलें खत्म की। स्टार्ट वन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, 31 जुलाई 1991। रणनीतिक हथियारों में कमी। स्टार्ट 2, 3 जनवरी 1993 और कमी। ये तो दो महाशक्तियों के बीच की बात हुई। बाकी देशों को हथियार बनाने से रोकने के लिए क्या हुआ? यानी क्षैतिज प्रसार, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन रोकने के लिए? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम था एनपीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस पर बातचीत हुई और ये 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर के लिए खोली गई। शुरू में ये 25 साल के लिए थी, लेकिन 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी बहुपक्षीय संधियों में से एक है। करीब 187 देश इसके सदस्य हैं। एनपीटी 1 जुलाई 1968, 1995 में विस्तार। एनपीटी का मूल सौदा क्या है? एनपीटी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स (NWS) को परिभाषित करती है। वो देश जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किया था। ये कट ऑफ डेट याद रखें, 1 जनवरी 1967, यानी अमेरिका, सोवियत संघ, अब रूस, यूके, फ्रांस और चीन। और सौदा क्या था? सौदा ये था, अनुच्छेद आय। NWS ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो गैर परमाणु हथियार वाले देशों NNWS को हथियार या तकनीक नहीं देंगे, न ही उन्हें हथियार बनाने के लिए उकसाएंगे। अनुच्छेद 2, NNWS ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो परमाणु हथियार हासिल नहीं करेंगे, न बनाएंगे, न लेंगे। अनुच्छेद 6 ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी पक्ष यानी NWS और NNWS दोनों ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सद्भावनापूर्वक बातचीत करेंगे। मतलब NWS को भी अपने हथियार खत्म करने की दिशा में काम करना है। बिल्कुल, यही NPT का आधार है। निरस्त्रीकरण सबकी जिम्मेदारी है और इस संधि के पालन की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो 1954 में बनी थी। IAEA का काम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि इसका इस्तेमाल सैन्य मकसदों के लिए ना हो। IAEA 1944। एनपीटी के अलावा और क्या उपाय किए गए प्रसार रोकने के लिए? कई और कदम उठाए गए। औद्योगिक रूप से विकसित NNWS जैसे जर्मनी, जापान, स्वीडन NPT में शामिल हुए। कुछ देशों पर क्षेत्रीय प्रतिबंधों के लिए दबाव डाला गया, जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील। हथियार या तकनीक सप्लाई करने वाले देशों ने आपस में मिलकर नियंत्रण समूह बनाए, जैसे जैंगर समिति, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG, जो 1970 के दशक में बना। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR 1987 में बना और वारसो दिशा निर्देश 1992 में आए। NSG 1970, MTCR 1987। कई देशों ने, खासकर अमेरिका ने, अपने घरेलू कानून भी सख्त किए और एक काउंटर प्रोलिफरेशन रणनीति भी अपनाई गई। मतलब अगर कोई देश हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है
तो उसे सक्रिय रूप से रोकना। शीत युद्ध खत्म होने के बाद क्या स्थिति रही? कुछ सकारात्मक कदम उठे। हाँ, कुछ सकारात्मक कदम उठे। कजाकिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों ने सोवियत संघ से मिले परमाणु हथियार त्याग दिए। दक्षिण अफ्रीका ने अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया। अमेरिका और रूस ने स्टार्ट 1 और 2 के तहत अपने जखीरे कम किए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी कुछ कहा। हाँ, जुलाई 1996 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक सलाहकारी राय दी, एडवाइजरी ओपिनियन दी कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करेगा। जुलाई 1996 आईसीजे राय। और सीटीबीटी का क्या हुआ? सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई। इसका मकसद हर तरह के परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना था। साथ ही विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए एक संधि, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT पर भी बातचीत चल रही है। सीटीबीटी सितंबर 1996। लेकिन कुछ झटके भी लगे सदी के अंत में। हाँ, कई चुनौतियां सामने आई। सीटीबीटी लागू नहीं हो पाई। इसके लागू होने के लिए 44 विशेष परमाणु सक्षम देशों का अनुसमर्थन रैटिफिकेशन जरूरी है। भारत ने इस संधि पर आपत्ति जताई और हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो इसे भेदभावपूर्ण मानता है और समयबद्ध निरस्त्रीकरण से नहीं जोड़ता। अमेरिकी सीनेट ने भी इसे अनुमोदित नहीं किया। हालांकि राष्ट्रपति क्लिंटन ने 1999 में हस्ताक्षर कर दिए थे। मई 1998 में भारत और फिर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए और हथियार तैनात कर दिए। अमेरिका का दबाव काम नहीं आया। मई 1998 भारत पाकिस्तान परीक्षण NPT के उल्लंघन के मामले सामने आए। पता चला कि कुछ सदस्य देश और निजी कंपनियां गुप्त रूप से तकनीक हस्तांतरित कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान को। उत्तर कोरिया ने NPT से हटने की धमकी दी और दावा किया कि वो हथियार बना रहा है। तो ये प्रसार की दुविधा बनी हुई है और इसमें समानता का मुद्दा क्या है? हाँ, NPT ने एक तरह का पदानुक्रम बनाया। NWS विशेषाधिकार प्राप्त हैं और NNWS ने हथियार ना बनाने का वादा किया। लेकिन ये सौदा इस शर्त पर टिका था कि NWS भी अनुच्छेद 6 के तहत अपने हथियार खत्म करने की दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आलोचकों का कहना है कि NWS ने इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इससे ये संदेह पैदा होता है कि वो इस पदानुक्रम को स्थायी बनाना चाहते हैं। जब NWS खुद नए तरह के हथियार बनाते हैं या काउंटर प्रोलिफरेशन की बात करते हैं, तो ये संदेह और बढ़ता है। तो क्या ये एक अंतहीन चक्र है? ऑस्ट्रेलिया के निरस्त्रीकरण राजदूत रिचर्ड बटलर ने एक बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश या व्यक्ति की सुरक्षा को दूसरों के लिए सामूहिक विनाश के खतरे पर आधारित करना असभ्य है और ये अनिवार्य रूप से प्रसार के सर्पिल स्पाइरल की ओर ले जाता है। मतलब जब तक कुछ के पास हथियार रहेंगे, दूसरे भी उन्हें हासिल करना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। सचमुच बहुत गंभीर और जटिल मुद्दा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट के अगले भाग पर। 16.4 वे उपनिवेशीकरण और गुट निरपेक्ष आंदोलन, डीकोलोनाइजेशन एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। हाँ, ये 20वीं सदी की एक और बहुत बड़ी कहानी है। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोपीय साम्राज्यों की कमर तोड़ दी। इसके बाद एशिया और अफ्रीका में उनके उपनिवेश एक एक करके आजाद होने लगे। कुछ उदाहरण? जैसे फिलीपींस अमेरिका से, भारत, पाकिस्तान, सीलोन अब श्रीलंका, बर्मा अब म्यांमार, ये सब 1940s के दशक के मध्य में आजाद हुए। फिर अफ्रीका में घाना 1956 में और 1960 के दशक की शुरुआत में ज्यादातर फ्रांसीसी उपनिवेश आजाद हो गए। ये प्रक्रिया कब तक चली? ये धीमी प्रक्रिया थी और कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी के बिल्कुल अंत में पूरी हुई। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का अंत हुआ, 1997 में हांगकांग चीन को वापस मिला और 1999 में मकाओ चीन को वापस मिला। हांगकांग 1997, मकाओ 1999। इस उपनिवेशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या असर पड़ा? नियम भी बदले। हाँ, धीरे धीरे समानता के नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व, सभी देशों की भागीदारी और UN के जरिए सामूहिक कार्रवाई की वैधता पर जोर बढ़ने लगा। हालांकि शीत युद्ध के कारण ये प्रक्रिया धीमी और अधूरी रही। इसका एक बड़ा उदाहरण है UNGA का प्रस्ताव 1514। XV? ये क्या था? ये प्रस्ताव 14 दिसंबर 1960 को पारित हुआ था। इसे उपनिवेशित देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने पर घोषणा, डिक्लेरेशन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल्स कहते हैं। इसने उपनिवेशवाद को अवैध ठहराया और आत्मनिर्णय के अधिकार को मजबूत किया। ये लगभग अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया।
प्रस्ताव 1514 XV 14 दिसंबर 1960। और इसी माहौल में गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ। हाँ, वे उपनिवेशीकरण और गुटनिरपेक्षता साथ साथ चले। जो बड़े देश आज़ाद हुए, जैसे भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, वो शीत युद्ध के दौरान आज़ाद हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि वो फिर से किसी बड़ी ताकत के गुट में बंध जाएं। वो अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता चाहते थे, दोनों महाशक्तियों से भी और अपने पूर्व औपनिवेशिक शासकों से भी। नेहरू जी ने इस बारे में कुछ कहा था? हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में ही कह दिया था कि भारत समूहों की शक्ति राजनीति से यथासंभव दूर रहने का प्रस्ताव करता है। मतलब हम पावर ब्लॉक से अलग रहेंगे। ये कुछ वैसा ही था जैसा अमेरिका ने शुरू में यूरोप की लड़ाइयों से खुद को अलग रखा था, और युगोस्लाविया के नेता टीटो ने 1948 में ही सोवियत गुट से अपनी स्वतंत्रता का दावा कर दिया था। टीटो 1948। तो शुरू में गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या था? शुरू में इसका सीधा सा मतलब था कि कोई देश अपनी विदेश नीति में खुद को दो मुख्य विरोधी गुटों के संघर्ष से अलग रखेगा। कई बार इसे तटस्थता, न्यूट्रलिटी या तटस्थतावाद, न्यूट्रलिज्म समझ लिया जाता था, और पश्चिमी देश अक्सर इसे अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये तटस्थता से अलग थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण अंतर है। गुटनिरपेक्षता थोपी हुई नहीं थी, बल्कि देशों ने इसे खुद चुना था। इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों गुटों से बिल्कुल बराबर दूरी रखी जाएगी। देश अपने हितों के हिसाब से किसी एक के करीब जा सकते थे, जिससे उन पर हेरफेर के आरोप भी लगते थे। और ये निष्क्रियता नहीं थी। गुटनिरपेक्ष देश दुनिया के मामलों में सक्रिय भागीदारी चाहते थे। वो अलग थलग नहीं रहना चाहते थे। नेहरू ने इस बात पर बहुत जोर दिया था। तो ये आंदोलन बना कैसे? NAM का गठन कैसे हुआ? इसकी शुरुआत में कोरियाई युद्ध 1950 से 53 का बड़ा हाथ था। इस युद्ध ने शांति की चिंता को बढ़ाया। नए आज़ाद हुए देशों को लगा कि उनकी स्वतंत्रता और विकास के लिए दुनिया में शांति जरूरी है। भारत ने इस युद्ध को रुकवाने और युद्धबंदियों के मुद्दे को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। और फिर एशियाई और अरब देशों ने मिलकर काम करना शुरू किया। हाँ, UN में एशियाई और अरब देशों ने सहयोग करना शुरू किया। उनका ध्यान महाशक्तियों के संघर्ष से हटकर उपनिवेशीकरण, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर था। बांडुंग सम्मेलन का इसमें क्या रोल था? अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एक एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया। इसे NAM का अग्रदूत माना जाता है। बांडुंग, अप्रैल 1955, 29 देश। इसमें क्या फैसले हुए? इसके अंतिम घोषणा पत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने, मानवाधिकारों और आत्मनिर्णय का सम्मान करने, उपनिवेशवाद खत्म करने, विश्व शांति बनाए रखने और परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की गई। हालांकि सैन्य गठबंधनों में शामिल ना होने के मुद्दे पर मतभेद थे, क्योंकि फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिकी गठबंधनों CETO के सदस्य थे। और फिर ब्रियोनी बैठक हुई। हाँ, 1956 में युगोस्लाविया के ब्रियूनी द्वीप पर 3 बड़े नेता मिले। मिस्र के नासिर, भारत के नेहरू और युगोस्लाविया के टीटो। उन्होंने बांडुंग के सिद्धांतों की पुष्टि की और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। ब्रियोनी 1956, नासिर, नेहरू, टीटो। तो गुटनिरपेक्षता शब्द कब इस्तेमाल होने लगा? 1950 के दशक के अंत तक गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट शब्द लोकप्रिय हो गया। इसी समय टियर्स मॉन्डे यानी तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड शब्द भी उभरा, जो पहली दुनिया पश्चिमी पूंजीवादी देश और दूसरी दुनिया सोवियत साम्यवादी देश से अलग था। ये सारे शब्द नवस्वतंत्र, गुटनिरपेक्ष, विकासशील देश, तीसरी दुनिया अक्सर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होने लगे। और फिर बेलग्रेड सम्मेलन हुआ। हाँ, सितंबर 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहला NAM शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 25 देशों के नेता शामिल हुए। ये NAM का औपचारिक लॉन्च था। बेलग्रेड, सितंबर 1961, 25 नेता। इसमें क्या मुख्य बातें रहीं? नेताओं ने अमेरिका और सोवियत संघ से अपील की कि वो युद्ध की तैयारी रोकें और बातचीत फिर से शुरू करें। अंतिम घोषणा पत्र में UNGA के प्रस्ताव 1514 की पुष्टि की गई। सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण का आह्वान किया गया। विदेशी सैन्य ठिकानों की निंदा की गई। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की गई और कुछ खास मुद्दों जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और फिलिस्तीनी अधिकारों पर जोर दिया गया। उन्होंने साफ किया कि वो कोई तीसरा ब्लॉक नहीं बनाना चाहते। उन्होंने हर 3 साल पर मिलने का फैसला किया
और गुट निरपेक्ष होने के कुछ मानदंड तय करने की कोशिश की, जैसे कि देश में कोई विदेशी सैन्य अड्डा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नैम का विकास कैसे हुआ? नैम बढ़ता गया। हवाना शिखर सम्मेलन 1979 में 92 नेता थे और कुआलालंपुर 2003 में 114 सदस्य हो गए। सदस्य बढ़े तो विविधता भी बढ़ी, लेकिन एक साझा बात ये थी कि ये सभी देश बड़ी ताकतों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर थे। नैम का एक बड़ा एजेंडा आर्थिक था। हाँ, राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हासिल करना ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। इसके लिए क्या किया गया? 1960 के दशक में यूएन महासभा और UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में विकासशील देशों ने मिलकर G77 समूह बनाया। UNCTAD G77 ये समूह वोटिंग ब्लॉक के रूप में काम करता था ताकि व्यापार की शर्तें सुधरें और उन्हें विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच मिले। और NIEO क्या था? NIEO यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये विचार लुसाका शिखर सम्मेलन 1970, अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन 1973 में इसका घोषणा पत्र जारी हुआ और 1974 में UN महासभा के एक विशेष सत्र में इसे अपनाया गया। NIEO 1974। इसका समय महत्वपूर्ण था। हाँ, ये उसी समय हुआ जब 1973 में ओपेक देशों ने तेल की कीमतें बढ़ाकर पश्चिमी देशों को हिला दिया था। इससे लगा कि शायद शक्ति संतुलन दक्षिण विकासशील देशों की ओर झुक रहा है और वो अपनी मांगें मनवा सकते हैं। नियो की मुख्य मांगें क्या थीं? मोटा मोटा 5 मुख्य मांगें थी। पहला, व्यापार और कच्चे माल की कीमतों में सुधार और विकसित देशों के बाजारों तक बेहतर पहुंच। दूसरा, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार ताकि विकासशील देशों को फायदा हो। तीसरा, तीसरी दुनिया के देशों पर बढ़ते कर्ज की समस्या का समाधान। चौथा, विकसित देशों से ज्यादा आर्थिक सहायता और बेहतर टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण। पांचवा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs पर राष्ट्रीय नियंत्रण और अपनी अर्थव्यवस्था पर देशों का संप्रभु अधिकार। क्या ये मांगें पूरी हुई? बहुत कम। ये मांगें मुख्य रूप से पहली दुनिया यानी पश्चिमी देशों से थीं, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी दुनिया यानी सोवियत गुट ने खुद को विकासशील देशों का प्राकृतिक सहयोगी तो कहा, लेकिन ना तो जिम्मेदारी ली और ना ही उनके पास साधन थे। और फिर 1980 के दशक में माहौल बदल गया। हाँ, पश्चिम में थाचर और रीगन जैसे रूढ़िवादी नेता सत्ता में आए, जिन्होंने ऐसी मांगों को खारिज कर दिया। नया शीत युद्ध शुरू हो गया, सैन्यवाद पर जोर बढ़ा, गुट निरपेक्षता को अनैतिक और अमेरिकी विरोधी कहकर बदनाम किया गया। 20वीं सदी के अंत तक NIEO की ज्यादातर मांगें अधूरी रहीं। कर्ज जैसी समस्याएं तो और बढ़ गईं। वैश्वीकरण और WTO के आने से नई चुनौतियां पैदा हो गईं। NIEO में दक्षिण दक्षिण सहयोग की भी बात थी, उसका क्या हुआ? हाँ, NIEO ने सदस्यों से आग्रह किया था कि वो आपस में भी सहयोग बढ़ाएं, जिसे दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन कहते हैं। लेकिन इसका भी असर सीमित रहा। क्यों? इसके कई कारण थे। ज्यादातर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं कोर यानी औद्योगिक देशों से ही जुड़ी हुई थी। उनके शासक वर्ग भी अक्सर पश्चिमी देशों की मंजूरी पर निर्भर थे। NIEO के सिद्धांतों को अपने ही देशों में लागू करने की क्षमता या इच्छा शक्ति भी कम थी। इसे लैटिन अमेरिका में निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी से समझाया गया। कहा गया कि आपसी सहयोग के लिए साधन भी कम है और जो पैसा था भी, जैसे तेल से आया पेट्रोडॉलर, वो भी अक्सर हथियार खरीदने या पश्चिमी देशों में निवेश करने में चला गया, ना कि व्यापक विकास सहायता में। NIEO की और क्या कमजोरियां थी? कई कमजोरियां थी। एक तो विविधता बहुत थी। सदस्य देश दुनिया भर में फैले थे, कोई साझा क्षेत्रीय नजरिया नहीं था। विचारधाराएं अलग थीं, शासन के अनुभव अलग थे। और अंदरूनी समस्याएं? हाँ, सदस्य देशों में आपस में विभाजन थे, संघर्ष थे। ज्यादातर देशों में अलोकतांत्रिक सरकारें थीं। भारत जैसे लोकतंत्र बहुत कम थे। तो क्या वो मिलकर कोई ठोस कार्यवाही कर पाते थे? बहुत कम। राष्ट्रीय हित अलग अलग थे, इसलिए घोषणाओं और रंग-भेद के खिलाफ कुछ मदद के अलावा कोई मजबूत साझा कार्रवाई या गठबंधन नहीं बन पाया। फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रस्ताव पास होते थे, PLO को सदस्य भी बनाया गया, लेकिन कोई ठोस आम कार्रवाई नहीं हुई। जब सदस्य देशों के बीच ही संघर्ष होते थे, जैसे 1980-88 का ईरान-इराक युद्ध या भारत-पाकिस्तान जैसे पुराने विवाद, तो नायम उन्हें सुलझाने में असमर्थ रहता था। उसके पास ना तो कोई तंत्र था, ना ही शक्ति। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी संघर्ष सुलझाने में अक्सर नाकाम रहते हैं। संस्थागत रूप से भी कमजोर था। हाँ, नाम का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। वो न्यूयॉर्क में सदस्य देशों के UN मिशनों पर ही निर्भर रहता है। तो क्या नैम की कोई ताकत नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी ताकतें भी थी। सबसे बड़ी बात, इसके संस्थापक नेताओं ने साहस दिखाया और दुनिया के सवालों को शक्ति राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक मानवीय भलाई के नजरिए से देखने की कोशिश की।
इसने नए आज़ाद हुए देशों को अपनी बात रखने, मुद्दों पर चर्चा करने और आपस में बातचीत करने का एक मंच दिया। और इसने ऐसे सिद्धांतों को सामने रखा जो शक्ति राजनीति से परे एक ज्यादा न्यायपूर्ण और मानवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर इशारा करते थे। और शीत युद्ध के बाद एनएम का क्या हुआ? क्या वो अप्रासंगिक हो गया? नहीं, उम्मीदों के विपरीत नेम गायब नहीं हुआ, वो बढ़ता रहा। उसकी भूमिका बदलती रही और वो दुनिया में विविधता और बहुलता की पुष्टि करता रहा। अच्छा, तो ये था व्युपनिवेशीकरण और एनएम। अब हम आते हैं यूनिट के अंतिम मुख्य भाग पर, 16.5 20वीं सदी का अंत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में मुद्दे। हाँ, 20वीं सदी का अंत। कई लोग मानते हैं कि सदी का असली अंत 1991 में हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, क्योंकि 1917 की रूसी क्रांति सदी की शुरुआत की एक बड़ी घटना थी और सोवियत संघ का पतन उतना ही अप्रत्याशित था जितना शीत युद्ध का अंत। तो 1990s के दशक में क्या नए मुद्दे उभरे? 1990s के दशक में कई ऐसी दुविधाएं और मुद्दे सामने आए जो 21वीं सदी की शुरुआत में भी हावी रहे। एक तो द्विध्रुवीय व्यवस्था, बाइपोलर सिस्टम खत्म हो गई, जिससे दुनिया में एक तरह की अनिश्चितता आ गई। पहले का अनुमान लगाना आसान था, अब मुश्किल हो गया। दूसरा, एक बहुत बड़ी बहुजातीय कमांड इकोनॉमी वाली महाशक्ति सोवियत संघ का पतन हो गया। तीसरा, कई देशों में नागरिकता और अधिकारों का ढांचा टूटने लगा, खासकर यूगोस्लाविया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव के कारण नहीं था, इसके अपने कारण भी थे। लेकिन इसने दुनिया भर में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं पैदा की और जातीय पहचान, विस्थापन जैसे मुद्दों पर बहस तेज हो गई। सोवियत संघ का पतन हुआ कैसे? क्या ये अचानक हुआ? नहीं, अंदरूनी समस्याएं 1970 के दशक के मध्य से ही गंभीर हो रही थी, हालांकि वो छिपी हुई थी। ब्रेजनेव की मृत्यु नवंबर 1982 में हुई। उनके बाद जो दो नेता आए, एंड्रोपोव मृत्यु फरवरी 1984 और चेरनेंको मृत्यु मार्च 1985, उनके पास सुधार करने के लिए न तो समय था, न ही शायद ऊर्जा। ये तारीखें नोट करें। ब्रेजनेव मृत्यु 1982, एंड्रोपोव 1984, चेरनेंको 1985। और फिर गोर्बाचेव आए। हाँ, मिखाइल गोर्बाचेव। मार्च 1985 में जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने तो उनकी उम्र सिर्फ 54 साल थी। अगले 5-6 सालों में उन्होंने दुनिया बदल दी। उन्होंने देखा कि सोवियत अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, उसमें सुधार जरूरी है। लेकिन सुधार के लिए जरूरी था कि पार्टी का नियंत्रण ढीला किया जाए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, खुली बहस हो और रक्षा खर्च कम किया जाए। अनुमान है कि उस समय सोवियत संघ अपनी जीडीपी का 25% तक रक्षा पर खर्च कर रहा था। 25% जीएनपी रक्षा पर। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। जबकि अमेरिका का रक्षा बजट जो उस समय $400 अरब प्रति वर्ष से ज्यादा था, वो भी उसकी जीडीपी का 5% से कम था। गोर्बाचेव के सामने अफगानिस्तान युद्ध भी जारी था और रीगन प्रशासन का रवैया भी शत्रुतापूर्ण था। तो गोर्बाचेव ने क्या अभियान चलाया? उन्होंने मुख्य रूप से 3 दिशाओं में काम किया। एक, बाहरी मोर्चा, पश्चिम के साथ संबंध सुधारना, खासकर थैचर और रीगन से, और समाजवादी देशों के साथ संबंधों को पुनर्गठित करना, उन्हें स्वतंत्रता देना, ब्रेजनेव सिद्धांत को छोड़ना। 2, आंतरिक मोर्चा, पेरेस्ट्रोइका, अर्थव्यवस्था में सुधार और आधुनिकीकरण ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। उन्होंने देश भर में दौरे करके इसका प्रचार किया। याद रखें, पेरेस्ट्रोइका। 3, आंतरिक मोर्चा, ग्लासनोस्ट, सूचना और बहस में खुलापन लाना। जो बुद्धिजीवी अलग थलग पड़ गए थे, उन्हें साथ लाना। फैसले तथ्यों के आधार पर लेना, न कि गुप्त आंकड़ों के आधार पर। याद रखें, ग्लासनोस्ट। लेकिन 60 साल से चली आ रही नीतियों को उलटना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्हें पार्टी के पुराने नेताओं, अपैराचिक्स और जमी हुई नौकरशाही के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गोर्बाचेव ने उन पर हमले किए तो विरोध और मजबूत हो गया। आम लोगों की आदतें बदलना भी मुश्किल था, जो निर्भरता और आज्ञाकारिता के आदी हो चुके थे। ग्लासनोस्ट में क्या दिक्कतें आईं? ग्लासनोस्ट ने जबरदस्ती पर रोक लगा दी, जिससे कई पुरानी समस्याएं सतह पर आ गईं। और 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई, इतिहास की सबसे बुरी परमाणु दुर्घटना। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया अपर्याप्त थी, जिसने ग्लासनोस्ट की सीमाएं दिखा दी। चेरनोबिल 26 अप्रैल 1986। गोर्बाचेव खुद क्या सोचते थे? उन्होंने अपने संस्मरण 1995 में यह कहा कि 1985-88 में उन्होंने सुधारों की नींव रखी थी और उन्हें उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्रीकरण हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये हुई कि सुधार एक अनियंत्रित क्रांति में बदल गए।
आर्थिक अराजकता फैली, राजनीतिक विखंडन हुआ और विभिन्न राष्ट्रीयताओं रूस सहित ने अपनी पहचान जतानी शुरू कर दी। नतीजा हुआ 1991 में यूएसएसआर का विघटन। गोर्बाचेव की कूटनीति ने शीत युद्ध खत्म करने में क्या भूमिका निभाई? बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके विदेश मंत्री शेवरनाडजे ने भी इसमें मदद की। विचारधारा, उन्होंने आर्थिक सुधारों, कमांड मॉडल से दूर और सार्वभौमिक लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करके वैचारिक संघर्ष को कम किया। दिसंबर 1989 में माल्टा शिखर सम्मेलन में बुश के साथ उनकी बैठक महत्वपूर्ण थी। माल्टा शिखर सम्मेलन, दिसंबर 1989। क्षेत्रीय संघर्ष, यूरोप, जर्मनी। जब पूर्वी यूरोप में बदलाव की लहर उठी तो गोर्बाचेव ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। उन्होंने ब्रेजनेव सिद्धांत को त्याग दिया। पोलैंड में सॉलिडेरिटी चुनाव जीत गई। हंगरी ने मई 1989 में ऑस्ट्रिया के साथ अपनी सीमा खोल दी। बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया में शासन बदल गए। मई 1989 हंगरी सीमा खोलता है। और बर्लिन की दीवार? अक्टूबर 1989 में जब गोर्बाचेव पूर्वी बर्लिन गए तो उन्होंने तनाव महसूस किया। उन्होंने कहा कि ये एक ओवरहीटेड बॉयलर जैसा है। और फिर 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिर गई। लोगों की भीड़ ने उसे तोड़ना शुरू कर दिए। चेक पॉइंट खोल दिए गए। 9 नवंबर 1989 बर्लिन दीवार का गिरना, ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जर्मन पुनर्मिलन कैसे हुआ? ये तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। 20वीं सदी के युद्धों की यादें थीं। एक मजबूत जर्मनी का डर था। जर्मनी सोवियत संबंधों का इतिहास था। पश्चिम जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोहल ने नवंबर 1989 में 10 सूत्री योजना पेश की, जिससे गोर्बाचेव, थैचर और मित्रांद फ्रांस खुश नहीं थे। काफी जटिल बातचीत हुई। सोवियत संघ चाहता था कि एकीकृत जर्मनी तटस्थ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुशल कूटनीति के जरिए यह तय हुआ कि पुनर्मिलित जर्मनी नेटो का सदस्य रहेगा, लेकिन वो WMDs नहीं रखेगा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध होगा। और अमेरिका सोवियत संबंधों और हथियारों की दौड़ का क्या हुआ? गोर्बाचोव ने इस मोर्चे पर भी काम किया। 1985 से 1991 के बीच कई शिखर बैठकें हुई। नवंबर 1985 में जेनेवा शिखर सम्मेलन। 1979 के बाद पहली बार अमेरिकी और सोवियत नेता मिले। बातचीत हुई, लेकिन कोई खास समझौता नहीं हुआ। जेनेवा, नवंबर 1985। अक्टूबर 1986 में रेक्जाविक आइसलैंड शिखर सम्मेलन बहुत नाटकीय था। 11-12 अक्टूबर 1986। रीगन और गोर्बाचोव ने बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि सभी परमाणु हथियारों को खत्म करने पर गंभीरता से बात की। उनके सलाहकार हैरान रह गए। ये वार्ता रीगन के SDI कार्यक्रम को छोड़ने से इनकार करने पर विफल रही, लेकिन रेक्जाविक एक नया मोड़ साबित हुआ। इसके बाद ही दिसंबर 1987 में INF संधि हुई और फिर स्टार्ट 1 जुलाई 1991 और स्टार्ट 2 जनवरी 1993 पर हस्ताक्षर हुए। रेक्जाविक अक्टूबर 1986, INF दिसंबर 1987, स्टार्ट 1 जुलाई 1991 और स्टार्ट 2 जनवरी 1993। गोर्बाचेव की अमेरिका यात्रा भी हुई थी। दिसंबर 1987 में गोर्बाचेव वाशिंगटन गए। ये एक PR विजय थी। उनकी उपराष्ट्रपति बुश, जो बाद में राष्ट्रपति बने, के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनी। अमेरिका और IMF ने सोवियत संघ को बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद भी की, हालांकि उसका प्रभाव विवादास्पद रहा। दिसंबर 1987 वाशिंगटन यात्रा। गोर्बाचेव ने बाहरी बोझ भी कम किए। हाँ, उन्होंने बाहरी प्रतिबद्धताओं को कम करना शुरू किया। 9 फरवरी 1988 को अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी की घोषणा की गई। कंबोडिया, अंगोला, नामीबिया में संघर्षों के समाधान के लिए समझौते हुए, जिनमें UN की भूमिका थी। चीन के साथ संबंध सामान्य किए गए। मई 1989 में बीजिंग यात्रा, जो तियानमेन स्क्वायर की घटनाओं से प्रभावित हुई। जब इराक ने अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया तो सोवियत संघ सद्दाम हुसैन को रोक नहीं पाया, लेकिन उसने UN सुरक्षा परिषद में इराक के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन किया। अक्टूबर 1991 में मैड्रिड सम्मेलन का सह प्रायोजक बना, जो इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया रोड मैप की शुरुआत थी। लेकिन घर में हालात बिगड़ते गए। हाँ, विदेश में सफलता मिल रही थी, लेकिन घर पर विफलता। राष्ट्रीयता की समस्या, नेशनैलिटीज प्रॉब्लम, विकराल हो गई। मॉस्को और विभिन्न गणराज्यों के बीच तनाव बढ़ा और गणराज्यों के अंदर भी जातीय संघर्ष शुरू हो गए। बाल्टिक गणराज्य लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया आज़ादी की मांग करने लगे।
उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, नागोर्नो काराबाख, चेचेनिया, हर जगह अशांति फैल गई। अगस्त 1991 में गुबारचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट हुआ, जिसने उन्हें और कमजोर कर दिया। और येल्सिन का उदय हुआ। हाँ, रूसी राष्ट्रवाद का उभार हुआ, जिसके नेता बोरिस येल्सिन थे। वो 1990 में रूसी संघ के अध्यक्ष चुने गए और 1991 में तख्तापलट को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद वो गुबारचेव के उत्तराधिकारी बन गए। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और उसकी जगह स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS ने ले ली। 14 नए देश UN के सदस्य बने। येल्सिन USSR विघटन, दिसंबर 1991। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यूगोस्लाविया का भी विघटन हुआ। हाँ, ये एक और बड़ी घटना थी। यूगोस्लाविया 1919 की वर्साई की संधि से बना एक बहुजातीय राज्य था। टीटो, जिनकी मृत्यु मई 1980 में हुई थी, ने इसे एकजुट रखा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पुराने तनाव फिर से उभर आए। आर्थिक असमानताएं, सिकुड़ते संसाधन और फिर जातीय और धार्मिक दुश्मनी। टीटो मृत्यु मई 1980। विघटन कैसे हुआ? 1991 में क्रोएशिया और स्लोवेनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सर्बिया के राष्ट्रवादी नेता स्लोबोदान मिलोसेविच ने ग्रेटर सर्बिया बनाने का लक्ष्य रखा और इसके लिए उन्होंने क्रोएशिया और फिर बोस्निया में सर्ब सेनाओं का इस्तेमाल किया। भयानक जातीय सफाई हुई, खासकर बोस्नियाई मुसलमानों के खिलाफ। बाद में कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के खिलाफ भी यही हुआ। मिलोसेविच, ग्रेटर सर्बिया, जातीय सफाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने क्या किया? अत्याचारों की खबरें आईं, चिंता व्यक्त की गई, लेकिन हस्तक्षेप अपर्याप्त और देर से हुआ। UN बोस्निया 1991-92 में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। आखिर में 1995 के अंत में नाटो ने हस्तक्षेप किया, लेकिन तब तक नरसंहार हो चुके थे और बोस्निया का विभाजन डेटन समझौते के तहत हो चुका था। कोसोवो में संघर्ष बढ़ा तो 1999 में नाटो ने सर्बिया और बेलग्रेड पर 11 हफ्ते तक हवाई हमले किए, जिसके बाद शांति सेना तैनात हुई। मिलोसेविच पर बाद में हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चला। OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ने क्षेत्रीय संकट निवारण की कोशिश की। डेटन समझौता 1995, कोसोवो युद्ध 1999। तो सदी के अंत में यूगोस्लाविया और अन्य जगहों की घटनाओं से क्या रुझान दिखे? कई महत्वपूर्ण रुझान सामने आए। एक, वैश्वीकरण और तनाव। आर्थिक जुड़ाव बढ़ने से समस्याएं भी तेजी से फैलती हैं। जैसे यूगोस्लाविया पश्चिमी यूरोप की मंदी से प्रभावित हुआ था। 1997 का एशियाई वित्तीय संकट भी तेजी से फैला था। 1997 एशियाई वित्तीय संकट। 2, राज्य का टूटना और जातीय संघर्ष। जब बहुजातीय राज्यों में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो कई जगह भयानक संघर्ष, अत्याचार और नरसंहार हुए। बोस्निया, रवांडा, 1994 में हुतुओं द्वारा तुत्सियों का नरसंहार बहुत भयानक था। मोजाम्बिक, सोमालिया, सूडान, ज़ायरे, अब कॉन्गो, कई उदाहरण हैं। रवांडा 1994। 3, देर से और अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संकटों पर दुनिया का ध्यान अक्सर देर से जाता था। UN के पास ऐसी मानवीय आपदाओं और विफल राज्यों से निपटने के लिए पर्याप्त संस्थान, पैसा या तंत्र नहीं था। क्षेत्रीय संगठन जैसे EU या OAU, अब अफ्रीकन यूनियन, भी संघर्ष करते दिखे। रवांडा में अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता एक त्रासदी थी। 4, मानवाधिकारों पर फोकस। शीत युद्ध खत्म होने और तियानमेन स्क्वायर 1989 जैसी घटनाओं के बाद मानवाधिकारों पर ध्यान बढ़ा। इसमें NGOs की भूमिका अहम रही, लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन क्या हैं और उनका समाधान क्या हो, इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर किसी देश में दखल देना सही है या नहीं, ये राज्य संप्रभुता, स्टेट सॉवरनिटी के सिद्धांत से टकराता है। इस पर भारी बहस हुई। 5, अमेरिकी नेतृत्व और बहुध्रुवीयता पर बहस। अमेरिका ने कई संकटों जैसे बोस्निया, कोसोवो में नेतृत्व किया, जिससे उसकी हाइपर पावर या अपरिहार्य शक्ति, इंडिस्पेंसिबल पावर की छवि बनी। लेकिन इसी ने दूसरे देशों जैसे रूस, चीन, फ्रांस में एक बहुध्रुवीय मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की इच्छा भी पैदा की। अमेरिका और उसके सहयोगियों, यूरोप, जापान के बीच भी तनाव पैदा हुए। तो क्या 20वीं सदी वाकई अमेरिकी सदी थी और क्या 21वीं सदी में भी ऐसा ही है? हाँ, 20वीं सदी के अंत में अमेरिका का दबदबा साफ दिखता था। उसका सैन्य खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा था। उसकी सेना कहीं भी पहुंच सकती थी। अर्थव्यवस्था गतिशील थी यूरोप और जापान की तुलना में।
वो आप्रवासियों के लिए चुंबक था। उसके विश्वविद्यालय दुनिया के केंद्र थे। उसकी लोकप्रिय संस्कृति का प्रभाव था, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। हालांकि टेक्स्ट हार्ड पावर पर ज्यादा केंद्रित है। लेकिन शीत युद्ध जीतने के बाद कुछ ज्यादा आत्मविश्वास आ गया था। हाँ, शीत युद्ध और 1991 के खाड़ी युद्ध में जीत के बाद एक तरह का विजयवाद, ट्रायम्फलिज्म था। नए विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें होने लगी। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब इतिहास का अंत, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में तर्क दिया कि उदारवादी पूंजीवादी लोकतंत्र की अंतिम जीत हो गई है। फुकुयामा, इतिहास का अंत। शायद, हाँ, अमेरिका का दबदबा शायद 50 साल पहले के अमेरिका, जब उसकी जीडीपी का विश्व हिस्सा ज्यादा था, या 100 साल पहले के ब्रिटेन से भी ज्यादा था। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों और यहाँ तक कि स्थापित शक्तियों में भी अमेरिका के प्रति असंतोष बढ़ा। उसकी भारी भरकम कूटनीतिक शैली की शिकायतें होने लगी। बहुध्रुवीता बनाम आधिपत्य स्थिरता, हेजिमोनिक स्टेबिलिटी की बहस तेज हो गई। क्या अमेरिकी ताकत सब कुछ कर सकती थी? नहीं, दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध, ड्रग्स, आतंकवाद, पर्यावरण विनाश। अमेरिकी ताकत अकेले इनसे निपटने के लिए काफी नहीं थी। अमेरिका के अंदर भी बहस चल रही थी। हाँ, अमेरिका के अंदर भी ये बहस चल रही थी कि क्या एक ध्रुवीय दुनिया का विचार भ्रामक है? क्या चीन जैसी उभरती शक्तियों को व्यवस्था में जगह देनी होगी? शांतिपूर्ण बदलाव कैसे लाया जाए? और फिर हंटिंगटन की थ्योरी आई। हाँ, सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी किताब सभ्यताओं का टकराव, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में तर्क दिया कि भविष्य के संघर्ष राष्ट्र राज्यों के बीच उतने नहीं होंगे जितने की बड़ी सभ्यताओं के बीच होंगे, जैसे पश्चिमी यहूदी ईसाई सभ्यता बनाम इस्लामी सभ्यता या चीनी सिनिक सभ्यता। उन्होंने लंबे संघर्षों की भविष्यवाणी की। हंटिंगटन, सभ्यताओं का टकराव, ये दोनों किताबें फुकुयामा और हंटिंगटन की बहुत प्रभावशाली रहीं। तो ये था 20वीं सदी का अंत और उससे जुड़े मुद्दे। अब आते हैं 16.6 सारांश पर। बिल्कुल। तो संक्षेप में हमने देखा कि 20वीं सदी वाकई चरम सीमाओं का युग थी, अभूतपूर्व विनाश और अभूतपूर्व प्रगति का युग। और इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR एक अकादमिक विषय के रूप में उभरा। और यथार्थवाद, रियलिज्म के बीच बहस थी। फिर नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म और नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म आए। इनके अलावा व्यवहारवाद, संरचनावाद, नव मार्क्सवाद, आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी, नारीवाद, फेमिनिज्म, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म और सामाजिक इतिहास से भी इसे चुनौतियां मिली। इन सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है, खासकर यथार्थवाद और उदारवाद में? बहुत सरल शब्दों में कहें तो यथार्थवाद, रियलिज्म, दुनिया को शक्ति संघर्ष, पावर पॉलिटिक्स के नजरिए से देखता है, जहां राज्य अपने अस्तित्व, सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं और संघर्ष अनिवार्य है। जबकि उदारवाद, लिबरलिज्म और नव उदारवाद सहयोग, कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस और साझा मूल्यों की संभावना पर ज्यादा जोर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ बुनियादी सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, है ना? हाँ, कुछ आवर्ती प्रश्न हैं जो इस यूनिट में भी झलकते हैं। विश्लेषण का सही स्तर क्या है? वैश्विक प्रणाली, राज्य या व्यक्ति? मुख्य अभिनेता कौन है, राज्य या अन्य? आज राज्य संप्रभुता, स्टेट सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? क्या ये कम हो रही है? दुनिया में व्यवस्था, स्थिरता, कल्याण और वैधता लाने के लिए सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कौन सी है? शक्ति संतुलन, बहुध्रुवीय या द्विध्रुवीय या आधिपत्य? साम्राज्य? हिंसक संघर्ष क्यों होते हैं? उनके कारण क्या हैं? क्या न्यायसंगत युद्ध, जस्ट वॉर जैसी कोई चीज होती है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या हैं? उसे लागू कैसे किया जाता है? किसी देश की विदेश नीति कैसे बनती है? उसके मुख्य स्रोत क्या हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई नैतिक आयाम है? क्या सही और गलत के मानक होते हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और इस यूनिट का अध्ययन इन सवालों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, ये यूनिट इन सवालों का एक ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करती है। आखिर में है 16.7 अभ्यास, एक्सरसाइजेस। हाँ, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं ताकि श्रोता अपनी समझ को परख सकें और गहराई से सोच सकें। जैसे 1, शीत युद्ध ने 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया? 2, परमाणु हथियारों की दौड़ और उसे नियंत्रित करने के प्रयासों पर एक नोट लिखें। 3, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के महत्व का आकलन करें। 4, 20वीं सदी के अंत में विश्व राजनीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। ये प्रश्न रिवीजन के लिए काफी अच्छे हैं। निश्चित रूप से। ठीक है,
तो अब इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहरा लेते हैं, एक तरह से ऑडियो बुलेट पॉइंट्स में। जरूर। पहली बात, 20वीं सदी को चरम सीमाओं का युग कहा गया। विश्व युद्ध, नरसंहार, वैचारिक टकराव एक तरफ, तो वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास दूसरी तरफ। इसे लघु सदी, शॉर्ट सेंचुरी, 1914, 1991 और अमेरिकन सेंचुरी भी कहा गया। दूसरी बात, शीत युद्ध मुख्य रूप से अमेरिका, पूंजीवाद और सोवियत संघ, साम्यवाद के बीच एक वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव का दौर था। इसमें जर्मनी का मुद्दा और शक्ति संघर्ष अहम थे। ये परमाणु हथियारों की दौड़ से चिन्हित था और प्रॉक्सी युद्धों के जरिए लड़ा गया। इसका अंत 1989-91 में हुआ। तीसरी बात, परमाणु हथियारों की दौड़, न्यूक्लियर आर्म्स रेस, अमेरिका द्वारा परमाणु बम के विकास से शुरू हुई। फिर सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और संभवतः अन्य देशों ने भी हथियार विकसित किए। इसने दुनिया पर विनाश का अभूतपूर्व खतरा पैदा किया। इसे नियंत्रित करने के प्रयास हुए, जैसे एनपीटी, सॉल्ट, स्टार्ट, लेकिन प्रसार, प्रोलिफरेशन और निरस्त्रीकरण आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। चौथी बात, विउपनिवेशीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक बड़ी प्रक्रिया थी, जिससे कई नए स्वतंत्र राष्ट्र उभरे। इनमें से कई ने शीत युद्ध के गुटों से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का गठन किया। NAM शांति, निरस्त्रीकरण और विकासशील देशों के लिए आर्थिक न्याय जैसे NIEO की वकालत करता था, हालांकि इसकी अपनी सीमाएं थीं। पांचवी बात, 20वीं सदी का अंत सोवियत संघ के विघटन 1991 और शीत युद्ध की समाप्ति से चिन्हित हुआ। इससे दुनिया एक ध्रुवीय बनी, लेकिन साथ ही जातीय संघर्ष जैसे युगोस्लाविया, वैश्वीकरण के तनाव, मानवाधिकारों पर बहस और अमेरिकी प्रभुत्व को लेकर नई चुनौतियां भी पैदा हुईं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत जैसे यथार्थवाद, उदारवाद इन घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही, ये मुख्य बातें थी। और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार। हाँ जरूर। 20वीं सदी की प्रतिद्वंद्विताएं तो खत्म हो गई, लेकिन क्या राष्ट्रों के बीच शक्ति, विचारधारा और संसाधनों के लिए संघर्ष का जो मूल पैटर्न है वो वाकई बदला है, या यह सिर्फ 21वीं सदी में नए रूप ले रहा है? वैश्वीकरण, नई टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के दौर में भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विताएं कैसी दिख सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के दौर में। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा को समझने से यूपीएससी की तैयारी में आधुनिक विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आप सबकी पकड़ निश्चित रूप से मजबूत होगी। याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, ज्ञान वही है जो समझ में बदले। इस चर्चा की गहराइयों को और बेहतर समझने के लिए इसे दोबारा जरूर सुनें, नोट्स बनाएं और अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। हाँ, दोहराना बहुत जरूरी है। और अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हाँ, आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और आप आगे किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।